अच्छा जी, तो बेटा अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे हिसाब से क्या बोर्ड के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, अगर आप पास्ट पेपर्स के ऊपर नज़र डालें तो ये सवाल पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस सवाल को बड़ा हमने तरीके से डिस्कस करना है। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ना करके बहुत छोटी छोटी बातें करते 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 मैं तकरीबन पीरियोडिक टेबल आपको समझा ही चुका हूँ। अगेन मैं पीरियोडिक टेबल ही समझाऊंगा, लेकिन इस अब की बार समझने का तरीका कुछ और अलग होगा। यानी कि सबसे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल आपको पीरियड के मैनर में समझाया, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद मैं ग्रुप के मैनर में समझाने लग गया, फ्रॉम वर्ड टॉप टू बॉटम। अभी भी मैं पीरियोडिक टेबल ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब मैं पीरियोडिक टेबल आपको ना पीरियड्स के हिसाब से समझाऊंगा ना ग्रुप के हिसाब से समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको ब्लॉक्स के हिसाब से समझाऊंगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसको हम कहेंगे, इसके लिए हेडिंग हमारे पास होती है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप पास्ट पेपर्स पे नजर डालें तो इस तरह का सवाल आया हुआ भी है पेपर में काफी मर्तबा। तो हम इसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स की क्या और कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से इनको डिवाइड करते हैं, किस तरीके से इनको डिफाइन करते हैं। दिस इज योर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक प्रॉब्लम और व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है, तो अच्छा, हमने इसमें कैसे स्टडी करना है? पीरियोडिक टेबल को हमने ब्लॉक्स की बेसिस पे स्टडी करना है। आपको याद होगा कि जब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा था, कुछ बेसिक लेक्चर्स आप लोगों को दे रहा था, उस वक्त भी मैंने पीरियोडिक टेबल बनाकर आपको बताया था कि कहाँ पर एस ब्लॉक है, कहाँ पर पी ब्लॉक है, कहाँ पर डी ब्लॉक है। अब हम बस उस ब्लॉक को समझ लो और डिटेल मैनर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला सब डिवीजन है इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास सब डिवीजन है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। पहला जो सब डिवीजन है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सबसे पहला सब डिवीजन किस चीज का है हमारे पास? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में फर्दर दो टाइप्स होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में पहली बात तो कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इंडिकेट्स एस ब्लॉक एंड एस एंड पी ब्लॉक। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक की निशानदेही करते हैं या एस और पी ब्लॉक को इंडिकेट करते हैं। सही है। और इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स से क्या मुराद? मतलब वो एलिमेंट्स जो कॉमनली आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिनको आप मोस्ट ऑफ द टाइम देख सकते हो या यूज कर सकते हो, जिनके प्रोडक्ट से आप थोड़ा हम आहंग होते हो, तो दे आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर कैमरा शेक तो नहीं हुआ है? अपनी जगह से हिला तो नहीं? चेक करना पड़ेगा। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जो अगली बात है हमारे पास वो ये कि ये एलिमेंट्स जो हैं, इन मतलब इस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं और इसमें मेटलॉइड्स भी होते हैं, यानी कि सब होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब आ जाते हैं। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो फर्दर डिवाइडेड होता है हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर एस और पी ब्लॉक दोनों होते हैं। अच्छा, अब ये बात बड़ी एक सिंपल सी बात है। और क्या सिंपल सी बात है? वो ये कि भाई देखो, अगर एस और पी ब्लॉक दोनों हैं, ठीक है, ओके, आई एग्री, दोनों होंगे, लेकिन दोनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। वो कैरेक्टरिस्टिक लाजमी तौर पर अलग अलग होंगी, एस ब्लॉक की भी और पी ब्लॉक की भी, तभी ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स में है। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती तो एक ही ग्रुप में होते। ये बात समझ में आई मेरी? ये वाला आर्ग्यूमेंट जो मैंने दिया आपको, ये क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक है। अगर ये आर्ग्यूमेंट आप देखो, मैं ये कह रहा हूं कि एस और पी ब्लॉक को अगर हम अलग अलग कह रहे हैं तो इसका मतलब जो उनके अंदर के एलिमेंट्स होंगे
वो भी अलग अलग होंगे ना, यानी कि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में तो डिफरेंस होगा ना। मैं ये चीज जस्ट कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक में, सिंपल सी बात है। सही है, ठीक है, यस सर। ओके। तो अब इसका ये मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर फर्दर दो टाइप्स आ जाएंगी, एक एस ब्लॉक की आ जाएगी और एक पी ब्लॉक की आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम उन टाइप्स को देख लेते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नंबर 1 की क्लास में जो पहली टाइप है वो कौन है? वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, पेपर में जब ये सवाल आता है कि आपने एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप ऐसे ही करते हैं। आपने पहले हेडिंग डालनी होती है, हेडिंग डालने के बाद आपने जो भी आप सिलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस, यानी कि सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की आपको पता है दो टाइप्स होते हैं, एक एस और पी, तो आप फिर एस पर आओगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के हवाले से आपने 2 लाइनों में इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है। लफ्ज खुद बनाओगे, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, जुमलेबाजी खुद करनी है। एस, फिर आपने एस ब्लॉक की हेडिंग डाली। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के हवाले से आपने थोड़ी बहुत कुछ इधर उधर की इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई जाएंगी वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कि वो एस ब्लॉक के तकरीबन सब एलिमेंट्स पर अप्लाई होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब पर ही अप्लाई हो। ऐसा हो सकता है कि उसमें कहीं कहीं डेविएशन आ जाए, लेकिन मेजॉरिटी पर वो अप्लाई हो रही होगी। आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, 3 4 5 पॉइंट बता दिए। बताने के बाद एस ब्लॉक की, मतलब जब कैरेक्टरिस्टिक बता दोगे तो आखिर में उसकी जनरल, एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये सब कंप्लीट हो गया। फिर अगली हेडिंग लगाओगे पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर उसका एक लाइन का इंट्रोडक्शन देके 4 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखी, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, वो कंप्लीट हो गया। फिर आगे जाओगे आउटर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, इस तरीके से ये एक सीक्वेंस जो है आपका चलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को जरा सा जहन में रखिएगा। तो अच्छा, इसमें आ जाते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट में हम कौन कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A की। ये बात याद रखना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑल ऑफ दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ये सब के सब कौन होते हैं? ये सब के सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, यानी कि दे हैव लाइक लाइट, मतलब लिटिल मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटीज एज कंपेयर टू हैवी मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट के जो मेटल्स होते हैं उसके मुकाबले में इनकी ये सारी चीजें कम होती हैं, इस वजह से इनको सॉफ्ट मेटल्स कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद, इसके अलावा दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने अभी समझाया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर मैं कौन से रिड्यूसिंग, मतलब किस तरह की बात कर रहा हूँ? रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस थी, याद रखना। कौन सी? गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस, ऑक्सीजन लॉस, गेन लॉस ऑफ ऑफ हाइड्रोजन, लॉस गेन ऑफ ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम कौन सी डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह पर तीनों डेफिनेशंस अप्लाई नहीं करते, कहीं पर एक अप्लाई हो रही होती है, कहीं 2 हो रही होती है, कहीं 3 हो रही होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तीनों अप्लाई होंगी तभी वो रिडक्शन है या तीनों अप्लाई होंगी तभी वो ऑक्सीडेशन है। तीनों में से कोई एक भी अप्लाई हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कौन सी डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि सर ग्रुप 1 के एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, आपने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यहाँ तो आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। आ रही है कंफ्यूजन? आई है किसी के जहन में? मेरे बताने के बाद आई? यस सर। बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिडक्शन करवाना। रिडक्शन कैसे होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। भाई, ये एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो कोई लेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तभी उसके अंदर रिडक्शन होगी। आई बात समझ में मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो इसमें Yes, sir. कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, आपने गेन वाली बात की है। नहीं नहीं नहीं, गेन की बात तो दूसरे के लिए है। ये लूज करेगा तभी तो दूसरा गेन करेगा। अब ये लूज ही नहीं कर रहा तो गेन क्या करेगा? हलवे थोड़ी है कि मार्केट गए, जाके खरीद के लिया, खा लिया। एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई देगा तो दूसरा लेगा। फैक्ट्री में थोड़ी बना रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को बैठे हुए कि चल भाई तेरे पास कम है, ये ले, तू 2 रख ले, तेरे पास कम है तू 4 रख ले यार। ऐसा थोड़ी चल रहा है।
ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, तो ये अगर हम इसके हवाले से हमने रेडिएशन एजेंट की बात कर ली। अब अगर मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ खसूसियात के। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, अगर आप चाहो तो इन दो बातों को भी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। मतलब इंट्रोडक्शन में आप ये दो बातें ना लिखो, आप सिर्फ ये लिखो कि इस एस ब्लॉक में हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करेंगे बस, और फिर आप कैरेक्टरिस्टिक में हो, आप ये दोनों पॉइंट भी कैरेक्टरिस्टिक में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, इसमें अब हम क्या बता रहे हैं कि ग्रुप 1A जो है, ग्रुप 1A यूनिवैलेंट है। उसके अलावा ग्रुप 2A जो है वो, ग्रुप 2A कौन सा होगा, ये डाइवेलेंट होगा, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती हैं, ठीक है, और हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो इन एलिमेंट्स की हो सकती है, इन ग्रुप के एलिमेंट्स की। बस 2 पॉइंट लिख चुका हूं, 3 या 4 पॉइंट लिखूंगा, 5 पॉइंट लिखूंगा, 4 या 5 पॉइंट लिखूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स आर डायामैग्नेट्स। ये डायामैग्नेट्स होते हैं। डायामैग्नेट क्या होता है पता है किसी को? दो चीजें होती हैं, दो लफ्ज होते हैं, एक डायामैग्नेट होता है, एक पैरामैग्नेट होता है। किसी को अगर पता है कुछ तो मुझे जरा बताओ, किसी को अगर थोड़ा मैग्नेट वगैरह में इंटरेस्ट होगा तो शायद उसे पता हो। Sir. नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। देखो, दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेट, एक होता है डायामैग्नेट। डायामैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, मैग्नेट हमारे पास अगर मैग्नेट को डिवाइड करें तो मैग्नेट 3 तरह के होते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेट, एक होता है डायामैग्नेट, एक होता है पैरामैग्नेट। फेरोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो कुदरती तौर पर मैग्नेट होता है, यानी कि आपको उसको मैग्नेट बनाना नहीं पड़ता, वो कुदरती तौर पर मैग्नेट होता है। आप उसको किसी भी चीज के आसपास ले जाओ तो वो मैग्नेट वाला काम करना शुरू कर देगा। उस चीज को हम कहते हैं फेरोमैग्नेट। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पर फेरोमैग्नेट्स में शामिल होते हैं, यानी कि कुदरती तौर पर मैग्नेट माने जाते हैं या फेरोमैग्नेट्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, दे आर फेरोमैग्नेट्स। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट्स वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, या उनके वो कंपाउंड्स जिनको हम मैग्नेट बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं पैरामैग्नेटिक एलिमेंट या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट ले आऊं, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट, तो वो फेरोमैग्नेट क्या करेगा, वो फेरोमैग्नेट उस सब्सटेंस को मैग्नेट बना देगा। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे ये दो चीजें हैं, अब ये जो ब्लू वाला है ये फेरोमैग्नेट है, ठीक है, और ये जो रेड वाला सब्सटेंस है ये अभी मैग्नेट नहीं है, बट मुझे पता है कि ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि इट कैन बी अ मैग्नेट, ये मैग्नेट बन जरूर सकता है। अभी ये मैग्नेट नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रखा हुआ हूँ, पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट, ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट आ गया, ये स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट मैं इसके पास ले आया। अब ये स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना वो क्रिएट करेगा। वो क्रिएट करने की वजह से ये जो सब्सटेंस होगा ये भी मैग्नेट बन जाएगा कुछ देर के लिए। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को या इसके अंदर जो मैग्नेटिक पावर इंड्यूस हुई है उसको खत्म कर सकता हूं। तो ऐसी चीज जिसे हम मैग्नेट बना सकते हो लेकिन वो मैग्नेट कमजोर होता है, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेट, ठीक है। डायामैग्नेट क्या चीज होती है? डायामैग्नेट एक ऐसी चीज होती है जिसे हम मैग्नेट नहीं बना सकते। हाँ, सम टाइम ऐसा जरूर होता है कि कोई डायामैग्नेट सब्सटेंस
देखो मैग्नेट एक ऐसी चीज होती है, जैसे ये अगर मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैं दो नॉर्थ पोल को एक दूसरे के करीब लाऊंगा तो एक दूसरे को धक्का देंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल करीब लाऊंगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, ठीक है। एक दूसरे को यूं सेम करोगे तो दूर धक्का देंगे, ऑपोजिट लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। डायमैग्नेट का प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो डायमैग्नेट मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता? जैसे ये मान लो एक डायमैग्नेट है, ठीक है, इसका एक ये पोल है, एक ये पोल है। अब मैं कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रहा, ठीक है। अब मैं दूसरा मैग्नेट लेकर आया, अब मैं इसका सेम पोल लाऊंगा तो क्या होगा? ये दूर धक्का देगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, सेम पोल लाऊंगा तो इसने दूर धक्का दे दिया। ऑपोजिट पोल लाऊंगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट होना चाहिए, रिपेल होना चाहिए? अट्रैक्शन होनी चाहिए। उसूलन तो ऑपोजिट पोल के ऊपर अट्रैक्शन होनी चाहिए, उसूलन। यही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस में। यही हमारे पास मैग्नेटिज्म में भी होता है। लेकिन डायमैग्नेट वो सब्सटेंस होता है कि अगर ऑपोजिट पोल भी सामने ले आओगे ना तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, दूरी धक्का देगा, रिपेल करेगा। यानी हर सूरत में ये रिपेल ही कर रहा होता है। तो ये इसीलिए हम इसको मैग्नेट में शुमार नहीं करते, क्योंकि मैग्नेट का तो रूल है ना कि सेम पोल रिपेल करेगा और ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा। अब ये सेम पोल हो या अपोजिट पोल हो, ये रिपेल ही कर रहा है, ये दूरी धक्का दे रहा है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेट कहते हैं। यानी कि डायमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है जी, और वीडियो भी बीच में मतलब पॉज हो रही है। सबको इशू आ रहा है अगेन या फिर किसी का मसला है? नो सर, ठीक है बिल्कुल। परवा तुम्हारे घर में ना लग रहा है जिस वक्त तुम क्लास ले रही होती हो आसपास तुम्हारे घर के ना कोई पासवर्ड चोरी करके नेट यूज कर रहा होता है। खैर मैं अपनी डिवाइस भी चेंज कर लेता हूँ। मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं डिवाइस चेंज कर लूंगा इस क्लास में, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आपके अपने नेट का इशू होगा तो फिर मैं 25 मरतबा भी नेट चेंज कर लूंगा तो कोई यहाँ पे हल नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। खैर कनेक्ट कर लूं सर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, ताकि ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगी ना तो फिर मजा नहीं आएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अच्छा, एक और चीज देखो, ये बड़ा डिटेल टॉपिक होता है। नॉर्मली जब इसका सवाल आता है ना पेपर में तो ये डिटेल आंसर क्वेश्चन में आता है। मुझे नहीं पता कि, अच्छा इस साल तो खैर पेपर हुए ही नहीं, मुझे नहीं पता कि पिछले साल के पेपर में इसका ये सवाल आया था या नहीं आया था, मुझे ये याद नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर नहीं आया तो हो सकता है इस साल आ जाए, अगर आया है तो फिर भी फिर तो इसके आने के इम्कान कम होंगे। लेकिन इससे रिलेटेड ना, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपने गौर किया होगा कि अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो छोटी छोटी सी बातें ना आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, इन छोटी छोटी सी बातों को साथ लेकर चलना है। मैं बिला वजह इतनी मेहनत करता हूँ, इतना लिखता हूँ। आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे तो आप लोगों को फिर भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो बातें लिखने का मकसद होता है ना लेक्चर, वो यही होता है कि आपके जो छोटे छोटे से एमसीक्यूज बनेंगे ना वो इसी लेक्चर में से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चीजों को जरा प्रॉपर्ली अपने पास नोट करके रखना। अब मैं पीरियोडिक टेबल आप लोग देखिए और पीरियोडिक टेबल से इसको समझिएगा। NS1 और NS2 वाला मसला है, सही है ना। तो देखो ये आ गया आपके पास अल्कली मेटल्स और ये आ गया आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसके बराबर में। अच्छा, पीरियोडिक टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है? ये है एस ब्लॉक। मेरे आप माउस कर्सर के ऊपर नजर रखना, ठीक है। NS1 इनको कह रहा हूँ मैं, NS1 इन सबको, और इसको कह रहा हूँ NS2। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अरे हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हो रही। ओके ओके, वो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करना ही भूल गया था, तो कहाँ से शेयर होगी। अब हो रही है? यस सर। ओके। अच्छा, अब जरा इस चीज को देखना भाई कि ये जो NS1 और NS2 वाली चीज है इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो NS1 है ना सारे मतलब इसमें इनको मैंने कहा सबको NS1 और इन सबको मैंने कहा NS2। अच्छा देखो, इनको NS1 कहने की क्या वजह है? देखो इनको NS1 कहने की वजह यह है, N का मतलब है आवाज नहीं आ रही।
बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ये बेटा फरवा, तुम्हारे नेट का मसला है ये बेटा, इसको हल करवा लो वरना तुम्हारी क्लासेस बड़ी डिस्टर्ब होंगी ऐसे, ठीक है? क्योंकि अगर बाकी बच्चों के पास मेरी आवाज आ रही है तो इट मींस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आवाज का प्रॉब्लम है, तो वो नेट का इशू है सिर्फ, ठीक है? अच्छा, अब देखो ये माइक बंद करो अपना। वानिया अपना माइक बंद करो, बोल भी रहा हूँ माइक बंद करो, माइक बंद करो। तो मैं आप लोगों को ये NS1 और NS2 वाली बात समझा रहा था। देखो जो N मैं बता रहा हूँ ना, N का मतलब तो नंबर ऑफ शेल है, सही है? अब देखो अगर मैं बात करूँ लिथियम की, सबका ग्रुप 1 है ना, सोडियम लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक, तो ग्रुप 1 में सब में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक होगा। लिथियम में भी 1, सोडियम में भी 1, पोटेशियम में भी 1, रुबिडियम में भी 1, सीजियम में भी 1, फ्रेंशियम में भी 1। इस बात से सब एग्री करेंगे? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? चले, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो S के साथ जो 1 है ना वो इस वजह से है। और इसमें देखो अगर ये सारे एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे S2 है, सबके ऊपर क्या आ रहा है? S2। तो S2 की वजह से ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सबके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है? ओके, अच्छा अब इसमें एक और बात, अब जरा गौर करो। देखो अगर मैं बात करूं लिथियम और बेरिलियम की, तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 2, यानी कि लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही होगी। अच्छा अब मैं आ जाता हूं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं जरा। अब यहाँ देखो, नजर आ रहे हैं ना सबको? कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, अब जरा इस पर गौर करो। देखो अगर मैं लिथियम और बेरिलियम की बात कर रहा हूँ तो दोनों के दोनों S1 और S2 पे खत्म हो रहे हैं, यानी कि लिथियम जो ग्रुप 1 का है वो S1 पे खत्म हो रहा है और बेरिलियम जो ग्रुप 2 का है वो S2 पे खत्म हो रहा है, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ शेल क्या है? 2, सही है? अब आगे आओ इसी बात को समझने के लिए, नीचे देखो, यहाँ देखो, सोडियम और मैग्नीशियम। अच्छा अब देखो सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1। इसी तरीके से मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2। लेकिन नंबर ऑफ शेल कितने हैं? सोडियम में 3, मैग्नीशियम में 3, सही है? आगे चलो, अब आ जाओ यहाँ पर देखो, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, देख लो। और कैल्शियम ग्रुप 2 का, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ शेल कितने हैं? पोटेशियम में 4 और कैल्शियम में 4। यानी चीज ये समझ में आ रही है कि इट इज अ सीक्वेंस। ये 2 से चल रहा है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आ जाएगा, देख लो। 5 के बाद 6 आ जाएगा, ये देखो। 6 के बाद 7 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है? तो वो जो n है ना, S1 के साथ जो n है और S2 के साथ n है, वो बेसिकली इस नंबर ऑफ शेल को इंडिकेट कर रहा है। n मींस नंबर ऑफ शेल and S1 and S2 is the basic electronic configuration of that particular group. बात समझ में आई बेटा? यस सर। मुझे नहीं पता क्वेश्चन मुझसे किसने किया था, कंफ्यूजन। ठीक है फिर बेटा क्लास ऑफ करेंगे। अल्लाह हाफिज, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिएगा।